गर्मियों का दिन था और बांका जो थे अपने इलाके में, वहाँ से भी एक आवाज़ आई, तो बांका परेशान कि ये क्या हुआ। हम तो समझ रहे थे हम ही हैं तो वो थोड़ा और आगे बढ़े, वो जो दूसरी आवाज़ आ रही थी वो अभी तक दिखा नहीं था क्योंकि वो झाड़ियों के पीछे था। अच्छा। और सडनली उसने झाड़ में से करके बांका साहब पे हमला कर दिया। अभी आपने बताया नहीं कि वो दूसरा टाइगर था कौन। ये सस्पेंस है। फिर इस दूसरे वाले टाइगर ने जोर की रोर करी कि ये जंगल मेरा है। तो और आगे बढ़ा, उसने सीधा करके चार्ज किया और ऐसा चार्ज था। कुटुंबम हाथी लेकर के बढ़े, चलो देखते हैं। जब वो करीब पहुंचे वो फिर आया, उसने हाथी पे ही चार्ज कर दिया। बट उसके वीडियोस आप देखेंगे तो हमसे इंसान का जहन यादों का एक पुलिंदा होता है। उसके जहन में होती हैं कुछ चेहरे, कुछ किस्से, कुछ यादें, कुछ कहानियाँ। पर जैसे इंसान का जहन कहानियों का एक जंगल होता है, वैसे ही जंगल की भी कुछ कहानियाँ होती हैं। अब ये हमारे शहर की जो रोज़ दौड़ भाग की दुनिया है, उसमें हम जंगलों का जिक्र कम कर पाते हैं। लेकिन शुक्र है कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगल के किस्से, वहाँ के तजुर्बे, वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के संघर्ष हमारे साथ शेयर करते हैं। और ऐसे ही शख्स हैं खानचा। तो जंगल की नई कहानियों के साथ शुरू कर रहे हैं शेर खान का ये नया एपिसोड। हमारे साथ हैं आसिफ खान उर्फ खानचा उर्फ शेर खान, और मैं हूँ जमशेद कमर सिद्दीकी। जंगल जिंदाबाद। जमशेद भाई, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो आप। हाँ, आज लोग पूछते हैं भाई जमशेद भाई कहाँ हैं। तो मैं बता दूं कि कई बार जब कोई फिक्र में तो नहीं पूछता कहाँ चले गए, कहीं को लगता निपट तो नहीं गया हर बार मैं आपको निपटा देता हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार जब गेस्ट आ जाते हैं कुछ, तो फॉर्मेट 1-to-1 का है, तो उसमें फिर जमशेद भाई ब्रेक ले लेते हैं। उनका मानना है कि 2 लोगों को छोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए आज क्या है कहानियों का मौजू, आज हम क्या सुनने वाले हैं? आज फिर अपन चलेंगे बांधवगढ़। अरे वाह। और बांधवगढ़ के ऊपर तो हमने कई बार बात की, लेकिन इस बार तो कुछ खास है। खास ये है कि वहाँ के जो फेमस टाइगर और टाइगरिस रहीं, जिनको हम कह सकते हैं ब्लड लाइन भी उनसे शुरू होती है। हाँ। चार्जर और सीता। चार्जर और सीता, क्या बात है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक और खुशखबरी बहुत अच्छी सामने आई है कि इसी 1 तारीख को नया एक जंगल और मिला है। क्या बात है। यस, ये शिवपुरी जिला है, जहाँ पे माधव नेशनल पार्क का नाम तय हो गया है और ये 9वां होगा। क्या बात है। तो मध्य प्रदेश में अब एक और जंगल बढ़ गया है जहाँ पे टाइगर देख सकते हैं, और बहुत जल्दी वहाँ पे एक टाइगर के जोड़े को छोड़ा जाएगा। मतलब अच्छा, शुरुआत एक जोड़े से होगी। टाइगर मूवमेंट है वहाँ पे। अच्छा। बट अच्छी बात है कि 2 छोड़ देंगे तो उससे फिर धीरे धीरे आने वाले कुछ वक्त में वहाँ पे भी हमें टाइगर अच्छे, फ्यूचरिस्टिक प्लान है, बहुत अच्छा है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं कहूँगा हम सब के लिए। और वैसे भी आपको ये पता ही होगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। जी, मैं ये सवाल पूछने वाला था कि बहुत वहाँ पे बहुत टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, पर ऐसा क्यों है कि वहाँ पर क्या कोई फ्रूटफुल ज़मीन, क्यों फर्टाइल ज़मीन है वो इस नेशनल पार्क्स के लिए? क्योंकि वो अच्छे जंगल हैं वहाँ पे, हेल्दी जंगल मैं कहूँगा है। और पूरे टाइगर का 20% का पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ भी है और राइट, कान्हा भी है, इस तरह की तमाम। तो इस पर तो हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहले कहानी सुनते हैं जिनकी आपने जिक्र किया, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो ये कहानी जो है ये मिड-70s से शुरू होती है, मतलब 1975-76 कह लें आप जी। उससे पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा हंटिंग अलाउड था। जाहिर है, शिकार करते थे, राजा महाराजा करते, उसके बाद वीरता का उनकी निशानी थी। हाँ, उसके बाद भी लोग अपने शौक के तौर पे पोचिंग, ये सारी चीज़ें होती थी। बाद में जब NDCA वगैरह बने जी, तो फिर काफ़ी रोकथाम हुआ। राजकीट में मैं कहूँगा काफ़ी हद तक बिल्कुल पोचिंग को रोका गया है। फिर भी पोचर जो हैं हमारे आपके तरह इंसान ही होते हैं। इंसान तो इंसान है, जो सबसे घटिया जीव है, धरती का सबसे गिरा हुआ कोई जीव है तो इंसान है। अब मैंने ये देखा है कि बहुत सारे हमारे सुनने वाले और देखने वाले लोगों ने इस चीज़ को बोलना शुरू किया। इनफैक्ट लास्ट एपिसोड में भी सुनील साहब आए थे,
उन्होंने भी कहा बिल्कुल गिरे हुए हैं। राजा साहब ने भी बोला कि बहुत हम मानते हैं, हम खुद इंसान हैं, हम जानते हैं हमारी फितरत क्या है। तो ये किस्सा था 1975-76 के करीब का जी। और इलाका था बांधवगढ़ का चक्रधारा। चक्रधारा, हाँ। और वहाँ पे तब टाइगर बहुत ज़्यादा नहीं थे। उस इलाके में एक टाइगर होता था, उसका नाम था, गेस कीजिए उसका नाम। क्या नाम था? बांका। बांका। क्या नाम है बांका? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। और बांका का जो मतलब होता है कि हैंडसम। हाँ, वो बांका जवान, गबड़ू जवान गबड़ू जैसे आप जवान कहते जैसे, हैं, वैसे ही बांका था वो। बहुत ही खूबसूरत, लहीम सहीम। और उस इलाके में उसकी अपनी, और कोई टाइगर था नहीं, कोई लोड नहीं फालतू टेरिटरी फाइट का या किसी तरीके के ख़तरे का। वो आराम से चक्रधारा की अगर हम बात करें ना, चक्रधारा जो है वो एक तरीके का टाइगर्स के लिए बहुत ही प्यारा हंटिंग ग्राउंड है। ओके। मतलब वहाँ पानी भी है, ग्रासलैंड है, चीतल, मतलब प्रे बेस अच्छा सांभर चीतल का, तो वहाँ हंट करना आसान होता है। प्लेन होता तो टाइगर के लिए दौड़ना, उसको पकड़ना, है। जी जी जी। वो सारा कुछ करना उसके लिए आसान होता है। तो चक्रधारा की एक बहुत अहम भूमिका मैं कहूँगा उस जंगल की, यूएसपी है कह लें, एक प्राइम लोकेशन है टाइगर के लिए। तो हर टाइगर के मैंने चक्रधारा के बारे में आपसे सुना है पहले भी, तो मैं इस पर सवाल पूछूंगा, पर अभी कहानी इंटरप्ट हो जाएगी, तो पहले उस पर बात कर लेते हैं कि चार्जर ने क्या किया। अच्छा, बांका कहाँ से आया, किसका बच्चा था, ये किसी को, मतलब मुझे भी नहीं पता, और मैंने बहुत जानने की कोशिश की, किसी को एग्जैक्ट थ्योरी नहीं पता कि किसका बेटा था। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि बांधवगढ़ की ब्लड लाइन यहाँ से शुरू होती है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। अब 70 के दशक में आपको पता कि हंटिंग वगैरह खूब होती थी, दबा के चलती थी, और टाइगर भी बांधवगढ़ में बहुत कुछ खास बचे नहीं थे। तो वही एक टाइगर था। और आपको मैं बता दूं कि 1968 में 1968 में उसे सेंचुरी का दर्जा मिला था बांधवगढ़ को। और 82 में अपग्रेड होकर उसको नेशनल पार्क मिला, और 1993 में रिजर्व का दर्जा बांधवगढ़ को मिला। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बेहतर आगे बढ़े, तो उस तरीके जंगल को भी उतनी अहमियत दी गई, और फाइनली उसको 93 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया। रिजर्व, उसके जो फंड्स वगैरह अप्रूव होते हैं वो भी बढ़ जाते होंगे, ज़्यादा अच्छे से देखभाल हो पाती होगी। हाँ, और अच्छी बात ये होती है कि जब टाइगर रिजर्व हो जाता है ना, तो फिर NTCA, गवर्नमेंट की बड़ी बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे लोग, और उसके फिर उस तरीके से सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं उस जंगल को बचाने के लिए। मतलब डिपार्टमेंट बड़ा होगा, फील्ड डायरेक्टर होंगे, ये बाकी जगह होते हैं, लेकिन रिजर्व का दर्जा मिलने से वहाँ की उसकी अहमियत बढ़ जाती है। करेक्ट। और फिर उस तरीके से उसकी देखभाल भी सरकार की एक वो ड्यूटी बन जाती है कि वहाँ पे सब कुछ वैसे ही रखा जाए। और बांका साहब जो थे, खैर स्टोरी पे आते हैं, तो वो कभी कभी दूर भी निकल जाते थे, और उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, सीता। अच्छा। उनका नाम था सीता। और 1991 तक बांका का ही राज था, 91 तक। तब बांका रहे होंगे कुछ 14-15 साल के। तो कह सकते हैं कि वो एक जवानी से हट के बुढ़ापे की एज, जैसा कि मैंने बताया कि टाइगर्स के साथ टाइगर 17 साल, 18 साल, 16 साल, इतना ही उनका लाइफ होता है जंगल में जी। तो गर्मियों का दिन था, और बांका जो थे अपने इलाके में, टाइगर जैसे कि अपने इलाके में टेरिटरी में घूमते हैं, सेंट मार्किंग करते हैं, और ये मुआयना करते हैं कि कोई आया तो नहीं। गर्मी का दिन था, और बांका साहब जो थे वो रोर कर रहे थे, और जंगल गूंज रहा था। अच्छा, गर्मियों में जब आप जाते हैं, स्पेशली जब टूरिस्ट ना हो, जी, मैं तो टूरिस्ट नहीं होते तब भी होता था, क्योंकि मेरे पास फुल डे का परमिशन होता था प्रोफेशनल शूटिंग का, तो मैंने देखा है जंगल को आप किलोमीटर की दूर से सुन सकते हैं, स्पेशली गर्मियों में। राइट। क्योंकि पत्ते भी अगर हिलते हैं तो आवाज़ सुनाई देती है, सरसराहट। अब आप सोचिए जब वो ग्राउल कर रहे होंगे तो क्या आवाज़, दूर तक आवाज़ जा रही थी। इंटरेस्टिंग किस्सा क्या हुआ कि, और ये बेफिक्र थे कि कोई तो है, लेकिन फिर भी एक फितरत है टाइगर की, टेरिटरी में अपने घूमना, देखना, समझना। तो ग्राउलिंग उनकी चल रही थी,
तभी पीछे चक्रधारा ऐसे ग्रासलैंड पहाड़ी भी आती है, वहाँ से भी एक आवाज़ आई, तो बांका परेशान कि ये क्या हुआ, ये कहीं इको तो नहीं हो रहा है, हम तो समझ रहे थे हम ही हैं। हम ही हैं। तो वो थोड़ा और आगे बढ़े, उधर से भी अब मामला बांका साहब को लगा कि खतरनाक हो चुका है, मतलब कोई है। और वो जो पहाड़ वाली ग्राउलिंग थी वो नीचे की तरफ आनी शुरू हुई, ये भी आगे बढ़ रहे थे, वो भी। अब दूरी इतनी रह गई कि पत्तों पे चलने की आवाज़ तक, कदमों की आवाज़ बांका तक आने लगी, और ग्राउलिंग भी चल रही है। क्या बात है, सीन बन रहा है। वो जो दूसरी आवाज़ आ रही थी वो अभी तक दिखा नहीं था क्योंकि वो झाड़ियों के पीछे था। अच्छा। तो वो जब दूसरी आवाज़ जो थी वो काफ़ी करीब आ रही थी, और बांका ये समझ गए थे कि उनकी टेरिटरी पे कोई हक जमाने वाला, कोई अपना टेरिटरी पे कब्जा करने वाला आ रहा है। तो टाइगर की फितरत है, वो लड़ेगा, भागेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो टेरिटरी फाइट होती है इनकी। अब वो इतना करीब आ चुका था कि पत्तियों की आवाज़ तक सुनाई दे रही है, झाड़। सीन बन रहा है। बांका आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़ा, और सडनली उसने झाड़ में से करके बांका साहब पे हमला कर दिया। और उसकी पूरी कोशिश थी कि वो उनकी स्कल को या विंड पाइप जो उनकी फितरत होती है, गर्दन को पकड़ के चोक कर दे। भयानक उनमें खड़े होकर के लड़ना जैसे टाइगरों में होता, भयानक वो चल रहा है ग्राउंड। क्या मंजर रहा होगा, आई विश कि मैं वहाँ पे होता। उस मतलब कहने में मुझे जब मैं बता रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ होता तो उस मंजर को देख के अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है मेरा। वैसे मैंने वो जब लड़ाई होती तो अक्सर दो पैरों पे खड़े होके भी करते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं एकदम पंजा लेकर के। राइट। और ये जो टाइगर था वो मारने पे आया हुआ था बांका साहब को, तो वो कोशिश करता गला पकड़ लूँ। अभी आपने बताया नहीं कि वो दूसरा टाइगर था कौन, ये सस्पेंस है। अब उसने जब नोचना खसोटना शुरू किया, वो बुरी तरीके से बांका जख्मी हो गया। और चूंकि वो जो टाइगर था वो 5-6 साल के गबरू जवान, एकदम फुल्ली ग्रोन टाइगर। अच्छा। तो ये झगड़ा जो पीक पे था, तो बांका साहब तो 15 साल के थे, 16 साल के थे। दूसरा वाला जो 5 साल का 6 साल का गबरू जवान, एकदम ताकतवर फुल्ली ग्रोन टाइगर, उसने भाई साहब उनको खूब नोचा खसोटा। बांका किसी तरीके से जान बचा करके भागे। अच्छा खासा जख्मी कर दिया, बढ़िया वाला जख्मी कर दिया उनको। अब बांका जो थे वो चले गया। फिर इस दूसरे वाले टाइगर ने जोर की रोर करी कि ये जंगल मेरा है, यहाँ का अब मैं राजा हूँ, ये पूरी रियासत मेरी है, मैं जीत चुका हूँ। इस तरीके का उसने रोर वगैरह करके बता दिया पूरे जंगल को कि अब इधर का जीत का परचम लहरा दिया, अपुनिच राजा का। खैर दूसरे दिन जिप्सी गई टूरिस्ट की, तो सबको पता था एक बांका दिखता है, सीता दिखती है, ये इलाका है। रूटीन जिप्सी लेके वो आगे निकले, और पगमार्क बांका के थे जिनको हम फुटप्रिंट्स कहते हैं जी। जिप्सी वाले ले गया। एक टाइगर खून लगा था, चाट रहा है। करेक्ट। लगा बांका जख्मी हो गया है। जिप्सी और आगे बढ़ा, उसने सीधा करके चार्ज किया, और ऐसा चार्ज था कि जिप्सी वाले घुमाए और भाग गए कि ये क्या हुआ। बांका कभी इस तरीके से नहीं करते थे। तो जिप्सी वाले ने बाहर आया, उन्होंने बताया कि बांका जो है पगला गया है, आज बहुत गंदे तरीके से चार्ज किया है, दिमाग एकदम लगता है उसके बैलेंस हिल गया है। जंगलात वाले बोले बड़ी अजीब बात है। खैर हुआ कि हो गया होगा, चार्ज कर दिया होगा। तो बांका जो, ये तो वो टाइगर था जो बांका को हरा कर उस टेरिटरी में था। जिप्सी वाले उसे पहचान नहीं पाया। ये बांका है, लगा कि ये बांका ही है। हाँ। लेकिन एक खबर आई कि बगल के गांव से कि यहाँ पे भी टाइगर दिख रहा है, जख्मी टाइगर। तो जंगलात वाले हैरान और फौरन एक्शन में आए कि भाई ये क्या मसला है, 2 टाइगर एक जगह पे आ गए। अब उन्होंने कहा कि भाई इसकी तो पड़ताल होनी चाहिए कि दूसरा कौन है। जिप्सी से किसी की हिम्मत नहीं, और पैदल जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा होता है। तो वहाँ पे कुट्टपन जो बहुत ही लेजेंडरी महावत है, उनके पास हाथी होता है, और बांधवगढ़ में सारे हाथी जो है मेल होते हैं, जिनके टस्क होते हैं।
तो कुटप्पन साहब को बोला गया कि आप जाओ और देख के आओ क्या मसला है, कौन है वो, क्या है, बांका है या क्या है या कौन है जी। तो कुटप्पन साहब अपने हाथी लिए गए और घास, चूँकि ग्रासलैंड बड़ी होती है, उसे एलिफेंट ग्रास भी हम कहते हैं, कुटुपम हाथी लेकर के बढ़े, चलो देखते हैं। जब वो करीब पहुँचे वो फिर आया, उसने हाथी पे ही चार्ज कर दिया। अरे बाप रे। तो हाथी पे चार्ज करना, हाथी पीछे भागने लगा। कुटुपम साहब ने किस तरह से हाथी को संभाला और वो भी भागे कि भाई ये तो जाहिर है बड़ा खतरनाक चार्ज करेगा तो टाइगर है। उसकी तो जंप भी वहाँ तक होती कि वो ऊपर तक पहुँच जाता है एलिफेंट की सर तक, तो वो जंप कर सकता है। एक वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, पुराना वीडियो है, काजीरंगा नेशनल पार्क। जी 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 जी, कि वो पूरा हाथी की करेक्ट बैठे हुए महावत को, टूरिस्ट वहाँ बैठा है पीछे या कोई है, हाँ, वहाँ पूरा महावत रेंजर थे वो, अच्छा, और पंजा मार के महावत को जख्मी कर दिया था। तो उसकी हाइट से मतलब 12 फीट टाइगर आराम से जंप मारता है। खैर कुटुपम ने आया कि भैया मुझ पर भी चार्ज कर दिया, तब उस टाइगर का नाम पड़ा चार्जर। ओके, क्योंकि वो चार्ज करता था। चार्जर इसलिए क्योंकि वो चार्ज करता था, मॉक चार्ज करता था, बट वो बहुत ही मॉक चार्ज का मतलब होता है कि वो चार्ज करेगा पर आपको जख्मी नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। हाँ, वो मॉक चार्ज कर रहा है कि आपको डरा रहा है, वो तो अपना डिफेंस सिस्टम है एक उसका। बिल्कुल, वो डरा रहा है कि यहाँ से निकल जाओ वरना गुरु ठीक नहीं होगा। तो अगर मॉक चार्ज टाइगर कर रहा है, चार्ज जिसको हम कहते हैं कर रहा है, तो अच्छा हो कि आप वहाँ से निकल जाए। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश न करें, क्योंकि दूसरी बार हो सकता है कि वो कर सकता है, हमला कर सकता है, बिल्कुल कर सकता अगर आप उसको ज़्यादा परेशान करेंगे। अब यहाँ पे बांका की एक खूबसूरती सामने आती है कि बांका से पहले बांका की जो गर्लफ्रेंड थी सीता, वो ऑलरेडी 2 लीटर दे चुकी थी, यानी 2 बार बच्चे दे चुकी थी। तो चार्जर साहब ने न सिर्फ टेरिटरी को अपनाया बल्कि उनके गर्लफ्रेंड को भी अपना लिया। क्या बात है। सीता अब चार्जर की गर्लफ्रेंड थी। क्या बात है। और चार्जर जो था बड़ा अग्रेसिव इसलिए था कि उस समय बहुत ज़्यादा टाइगर और टूरिस्ट जैसा सीन था नहीं। टाइगर वैसे भी एकांत, कोई भी जानवर एकांत प्रिय होते हैं, तो उसको नहीं पसंद था जिप्सी आना, शोर मचाना लोगों को, तो चार्ज कर देता था। उसके कई सारे वीडियोज़ आप देखेंगे, चार्जर को मैंने शूट नहीं किया है, बट उसके वीडियोज़ आप देखेंगे तो हमेशा गुर्राता ही रहता, मतलब बैठे भी खड़ा भी जा रहा तो इसमें क्या, ये अलग तरह की ग्राउलिंग है ना, ये अलग तरीके की, मतलब कि जाओ यहाँ से यार, डोंट डिस्टर्ब मी। अच्छा, उस तरीके वो करता था। और चार्ज में तो वो अलग तरीके की आवाज़ निकाले। एक मर्तबे का किस्सा है कि चार्जर जा रहा था आगे आगे, पीछे पीछे जिप्सियाँ उसको देखते हुए। चार्जर उसको पसंद ही नहीं था। एक टाइम के बाद वो इरिटेट हो गया कि यार हद है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं कैमरा लेके आ रहे हो। वो टर्न किया और उल्टा चलने लगा। अब जिप्सी भी वापस जा रही है, उल्टा चल रहा है। अरे घूम करके जिप्सी की तरफ आने लगा। जिप्सी रिवर्स गियर में धीरे धीरे पीछे जा रही हैं। सडनली उसने दौड़ लगाई और बोनट पे जाके उसने दोनों पैर रख दिए। बाप रे। और जोर क्यों, 2-3 लोगों ने मूत्र विसर्जन वहीं कर दिया। और ये यूजुअली टाइगर चार्ज करता है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है ये। उन्होंने भाई साहब भागे वहाँ से। उसकी आवाज़ नहीं झेल सकता इंसान। नहीं, टाइगर की आवाज़ मतलब करीब से तो बिल्कुल भी नहीं। इतना ज़्यादा, मतलब मैंने कई बार बताया कि जब मैंने सुना है तो हालत ख़राब हो जाती थी। जिसे कहते हैं ना दिल दहल जाने वाली, तो वो एक्चुअली दिल दहलने लगता है आदमी का। अगर बिल्कुल करीब से सुन रहा है अगर वो, तो वो आप उसकी आवाज़ को सुन के, अगर कमज़ोर दिल वाला है तो उसका कुछ हार्ट अटैक, हार्ट फेल भी हो सकता है उसका। बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि जो आवाज़ होती है, अल्लाह जाने वो कौन सी मतलब स्पीकर उनके अंदर होता है, वूफर लगा हुआ, वूफर जैसा कुछ, कान फाड़ दे। चार्जर और सीता अपने इलाके में मस्त थे। और 1992 में सीता ने चार्जर के बच्चों को जन्म दिया। 2 बच्चे थे। नाम क्या था? बच्चू और लंगड़ू। लंगड़ू जो थे लिम करके चलते थे। अच्छा, और बच्चू प्यार से लोगों ने, ये नाम चार्जर ने ऑफकोर्स नहीं दिया, सीता ने नहीं दिया, लोगों ने दिया कि लंगड़ के चलता था तो लंगड़ू। वो बहुत बच्चा सा था। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इससे पहचान भी कितनी अच्छी हो जाती है ना जानवर की। किसी के कोई निशान बना तो मछली हो गई, किसी के ये है तो स्टार बना तो स्टार हो गया, करेक्ट। डॉलर बना, डॉलर। और आप कैसे पहचानेंगे फिर? नहीं, टाइगर की धारियाँ होती हैं अलग अलग। हाँ, वो तो फिर वो जो T1, T3 वैसे पहचान सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं।
तो बच्चू और लंगड़ू थे, लेकिन चार्जर इतने बड़े दिल वाले थे कि अपनी टेरिटरी में अपने बच्चों को रहने दिया, वाह, लंगड़ू को। इनफैक्ट क्योंकि लंगड़ू को ख़तरा हो सकता था तो अपनी टेरिटरी में अलाउ किया उसने। थोड़ा अनयूजुअल है ये। अनयूजुअल था और प्रोटेक्ट करता था कि कोई ख़तरा ना आए। बड़ी बात। तो हाँ, चार्जर एक बड़ा दिल भी दिखाया उन्होंने वहाँ पे। और इसके बाद सीता एक बार फिर बच्चों को जन्म दिया 1994 में। अच्छा, इन्हीं से ही। हाँ, और उसमें से एक पॉपुलर उनकी बेटी हुई जिसका नाम था मोहिनी। ओके। और मोहिनी के ही बच्चे थे जो बहुत ही फेमस रहे, B1, B2, B3, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं एपिसोड्स में। ये पूरी ब्लड लाइन है। बिल्कुल। 1996 में सीता ने 2 और बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद सीता गायब हो गई। अच्छा, गायब हो गई। गायब हो गई। उसको कुछ एविडेंस नहीं मिले कि वो मरी। जहाँ तक लोगों को मानना है कि पोच हो गई वो, या हो सकता है कहीं ऐसी जगह, बट माना ये जाता है कि वो पोच हुई सीता। पॉसिबिलिटी यही हाँ, होगी। गायब हो गई। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा उसके स्ट्रिक्ट एक्शंस भी नहीं थे और बहुत तैयारियां नहीं थी। हालांकि 90s तक की बात हो गई है, तब तक तो था पर उतना भी नहीं था जितना अब है। लेकिन चार्जर की एक खूबी थी, चार्जर ने आजीवन सीता के साथ ही गुजारा था। क्या बात है। किसी और की तरफ नहीं की, वफादारी पूरी, एक और ने एक प्यार इसको कहते हैं कि चार्जर का जो प्यार था अटूट था सीता के लिए। और सीता जब गायब हुई तो चार्जर, मतलब 1996 का टाइम था। ही वॉज अ लव चार्जर। हाँ फिर 1998 में चार्जर काफ़ी बूढ़े हो गए थे। अब वहाँ पे हंट करना मुश्किल हो रहा था और जो उनके बेटे थे वो दावेदारी के लिए खड़े थे कि भाई इलाका दो, अब हमें रहना है, जो कि एक जंगल का एक उसूल है। एक मतलब इसको मैं ये नहीं कहूँगा, लोग आ जाते हैं कि यार अपने ही बाप से लड़ा, करेक्ट इलाके को वो प्रवृत्ति है उसकी, प्रवृत्ति एक सिस्टम है जंगल का, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, मुझे। जब वो कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। तो B2 चार्जर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, वो बुढ़ापे में अपने आप को संभालना, टेरिटरी को संभालना, और ठीक ठाक उम्र हो गई थी। फिर एक बार क्या हो कि राजबहरा एक एरिया है उसी इलाके का जहाँ पे चार्जर का इलाका था, B1 पहुँच गया लड़ने के लिए। अच्छा, पिताजी ये इलाका हमें दे दो। मत झगड़ा हुआ और वो निकल लिया, मतलब झगड़ा हुआ जिसमें लड़ाई में वो मरे नहीं, मतलब अच्छा निकल लिया इन द सेंस कि झगड़ा हुआ जिसमें चार्जर जख्मी हो गए, लेकिन टेरिटरी पे B1 का कब्जा नहीं हुआ। फिर एक दिन सन 2000 में उसका दूसरा बेटा B2 आया कि ये टेरिटरी हमको दे दो पिताजी, और भयानक उन दोनों बाप बेटे में झगड़ा हुआ, बगावत हो चुकी है। हाँ, और B2 ने चार्जर को हरा दिया, इनफैक्ट अधमरा कर दिया, और वहाँ पे अपना कब्जा ले मतलब बेटे ने बाप को अधमरा कर दिया। अधमरा कर दिया। चार्जर अधमरे हो चुके थे, आगे निकल गया, B2 ने कब्जा कर लिया कि अब मेरा है। अब चक्कर ये था कि चार्जर भी उस इलाके को छोड़ कर नहीं जाते, बूढ़े हो गए थे, जख्मी हो गए थे, तो जंगलात वालों को लगा कि क्या किया जाए यार। तो उन्होंने B2 को चार्जर को उठाया और ट्रीटमेंट वगैरह दे करके एक केज बनाया। अच्छा, और उसके अंदर चार्जर को रख दिया गया। केज मतलब छोटा केज या थोड़ा बड़ा सा, जैसे बड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा जिसमें टहल भी सके, इतना बड़ा थोड़ा कि टहल वहल सके, यानी कि पिंजरे जैसा। मान लीजिए 200 मीटर का केज बना दिया और वहाँ पे वो रहने लगे। तो फिर तो उसमें खाने की सप्लाई भी खुद ही करना पड़ता होगा, क्योंकि वहाँ तो शिकार कराएगा नहीं। वहाँ शिकार नहीं आएगा। और 19 सितंबर 2000 की बात थी, चार्जर साहब मतलब दुनिया को अलविदा कह गए। और उसी जगह पे मगधी जोन में गेट नंबर 2 पे अगर आप जाते हैं गेट नंबर 2 से, तो चार्जर पॉइंट है। और चार्जर अकेले टाइगर हैं, थे या हैं कह लीजिए, मैं हैं बोलता हूँ हमेशा, जिनका मकबरा बनाया गया है। क्या बात है, वाह। तो आज भी अगर आप जाएंगे तो चार्जर का मकबरा दिखता है। इनफैक्ट चार्जर की इतनी फ़ोटो, एंड में वो अंधे भी हो गए थे, उनको दिखना कम हो गया था, तो चलते चलते जिप्सी से लड़ जाते थे। तो दयनीय स्थिति में थे, इसलिए उनको पिंजरे। तो अगर आप लोग बांधवगढ़ जाएं तो उस मकबरे तक ज़रूर जाएं और उसकी फ़ोटो क्लिक करके ट्विटर पे लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों को टैग करें। बिल्कुल।
तो चार्जर ये थे जिनका नाम ही चार्जर था। उनके बेटे जो बीटू थे, चलिए वो एक टेरिटरी फाइट करना ज़रूरी था अपने टेरिटरी के, वो इतना शरीफ, मतलब बीटू को मैंने खूब तबीयत से देखा है। अच्छा। बीटू पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, बल्कि आखिरत तक मैं उनके साथ रहा। बहुत ही शरीफ बाप चार्जर, बीटू उनका बेटा बिल्कुल न्यूट्रल, कभी चार्ज गाड़ी वाड़ी पे नहीं किया, वो अपने धुन में रहता था। ही इज़ ए वेरी गुड हंटर, और बहुत जब तक जिया। उसका बेटा बमेरा, हाँ बमेरा जिसका जिक्र हुआ था। फिर बीटू को बमेरा ने अपने इलाके से ढकेला था। ओके। वो पूरा चक्रधारा वाले इलाके से बीटू काफ़ी जख्मी हो गए थे, उनको भी जंगलात वालों ने डॉट वगैरह दिए थे सही हो जाए। फाइनली वो एक जैसी मौत होती है, मौत जिसकी पर जैसी ये लिखी बहुत हो। इंटरेस्टिंग कहानी है और काफ़ी इसमें एक बगावत भी है और एक बड़ा दिल भी है एक जानवर का जिसने उसको अपनाया। पर हम ये समझना चाह रहे थे कि आपने इससे पहले भी जिक्र किया था चक्रधारा का, इसके बारे में कुछ और ख़ास बात जो आप समझते हैं कि हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि बहुत फर्टाइल लैंड है उस कहानियों के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, तो बताइए उसके बारे में कुछ। चक्रधारा जब आप जाएंगे ना, तो जब आप जंगल में एंट्री करते हैं ताला जोन से जी, तो आगे बढ़ते हैं, सिद्ध बाबा और ये सारे पॉइंट्स आते हैं। फिर सडनली आप जंगल के बीच में जब पहुंचते हैं तो चक्रधारा एक त्रिमोहानी है, 2 रास्ते ऐसे जाते हैं। एक चला जाता है राजबहरा की तरफ, सीधा लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो बड़ी गुफा, इनफैक्ट सीता जहाँ मिली थी उस जगह का नाम है सीता मंडप। सीता मंडप। ये जिस इलाके में कलुआ भी बहुत ज़्यादा था, जो मेरा फेवरेट टाइगर कलुआ, वो सीता मंडप की तरफ भी जाता था। और बहुत खूबसूरत जगह है वो बड़ी गुफा, जहाँ अंदर जाएंगे तो आपको बघेली राजाओं के जो दीवार पे वो बने रहते हैं उनके निशान वगैरह हैं, जिससे पता चलता है कि रूलर्स वहाँ पे रहते थे। फिर आगे जाएंगे तो आपको पूरा एक किला जो है, बांधवदेश के मंदिर है वहाँ पे। चक्रधारा ग्रासलैंड है, वहाँ पानी है, रामगंगा चरण गंगा नदी वहाँ पे बहती है, वहाँ का पानी का अच्छा स्रोत है। प्रेबेस बहुत अच्छा है, न सिर्फ टाइगर्स के लिए, और भी जितने जानवर हैं, चीतल, सांभर, इवन चिड़ियों वगैरह के लिए भी मैं कहूँगा वो बड़ी अच्छी जगह है, इसलिए उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और एक अच्छा लंबा चौड़ा एक ग्रासलैंड है। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब अभी आप किस्सा सुना रहे थे तो आपने उनके ग्राउल करने की आवाज़ निकाली जो काफ़ी हद तक बहुत सटीक थी। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो क्योंकि हम इस पर पहले बात कर चुके हैं कि वो ग्राउलिंग उनकी कैसी अलग होती है हर सिचुएशन में, है ना। तो जब किसी जंगल में जब कोई अपना वर्चस्व दिखाने की ग्राउलिंग करता है, वो कैसे अलग होती है, और उसमें क्या उसमें किस तरह का गुस्सा होता है, और क्या वो एक लैंग्वेज है एक अपनी बात कहने की कि भई ये मेरा इलाका है। देखिए, गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा तब होता है जब वो सामने सामने आ जाए। बाकी टाइम में वो ग्राउलिंग करके आवाज़, मैंने बताया कि किलोमीटर में सुनाई देती है, टाइगर्स की गूंजती है। वो आपको एहसास करा रहा है, जो बाहर के टाइगर हैं, कि मैं इधर हूँ। तो वो ऐसे ही चला जाएगा करते हुए, कहीं सेंट मार के करेंगे, तो जो दूसरा टाइगर उसको पता चल जाएगा भैया अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना है, अपने प्रेजेंस को दर्ज कराना, और अगले टाइगर को सिग्नल देना कि मैं यहाँ पे हूँ। तो अगर अगला उतना बड़ा है, कई बार उल्टा होता है कि कोई घुसा कि चलो देखते हैं, मर भी जाता है। सही टेरिटोरियल फाइट में मारे जाते हैं। और अगर जो जिस टेरिटरी में जो टाइगर रह रहा है वो कमज़ोर है तो वो भी मर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर वो सामने आ गए तो उसकी अलग आवाज़ होगी। कई बार मैंने टाइगर देखे, उनकी लैंग्वेजेस क्या हैं मुझे नहीं पता, ये अभी भी हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं, ऐसा जानते हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी भी हम टाइगर को शायद बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल, उनके इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, साइन लैंग्वेज हैं जिसको इशारों से समझते हैं। मतलब कई बार मैंने देखा है कि एक टाइगर दूसरे टाइगर के पास आ रहा है, वो बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि देखो भैया मुझे मारो पीटो मत, छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो डर गया, उसने देखा साइज़ बड़ा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ जाती है, ज़मीन में बैठ जाएगा। लेकिन वो टाइगर जो हट्टा कट्टा उसके करीब आएगा और उसको बिल्कुल मुंह से मुंह सटा देता है। अच्छा, और करके दोनों हट जाते हैं। अब वो क्या बोला उसको
और वो चला जाएगा। जो हट्टा कट्टा टाइगर है वो वापस पहले वो 2 मिनट तक बैठा ही रहेगा। कोई कम्युनिकेट हुई बात हाँ, कुछ 2 मिनट तक वो बैठा रहता है या 30 सेकंड तक बैठा रहता है। जब वो थोड़ी दूर चला ये निकल के भाग जाता है। लेकिन वो आके उसको क्या इशारों में बोल के क्या कान में फुसफुसाया वो हमें नहीं पता है। लेकिन लोग क्लेम करते कि हमें टाइगर बहुत अच्छे से पता है। मैं कहता हूँ मैं टाइगर को शायद 20% नहीं जानता, और जो बहुत एक्सपर्ट होंगे 50% जानते होंगे। हाँ, 100% तो कोई नहीं दुनिया है इनकी। और फिर बेसिकली अगर आप बहुत जानते भी हैं तब भी उनका एक अपना एनिमल इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल, वो कब हो सकता है कैसा बर्ताव करेगा आप उस पर कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। ये जो आप ने सीता का जिक्र किया, तो जैसे आप बता रहे थे कि बांका का नाम बांका ऐसे पड़ा, उनका पड़ा। सीता का नाम सीता रखने के पीछे की क्या वो मैंने बताया ना, सीता मंडप एक जगह होती थी, वहाँ पे वो देखी गई तो उसका नाम सीता पड़ा। अच्छा, पहले से नाम सीता मंडप था जी। अच्छा, ये मैंने मिस किया। मुझे लगा कि पहले सीता वहाँ पे हुई, इसलिए सीता मंडप एक जगह होती थी। ओके। और वहाँ पे वो देखेगी तो उनका नाम सीता पड़ गया। और आप कह सकते हैं कि बांधवगढ़ में जितने भी टाइगर आज के डेट में आप देख रहे हैं फल फूल रहे हैं वो सीता और चार्जर के ब्लड लाइन से ही आते हैं। कमाल है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो एनिमल्स की जब फाइट होती है जैसे आप बता रहे थे, तो उसमें जिस बॉडी लैंग्वेज की जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें एक्सेप्ट करने की क्या वो कम्युनिकेशन कैसे होता है कि एक का मैं हार गया, एक ने दूसरे पे चार्ज किया और दोनों के बीच में एक लड़ाई हो रही है, और ये दूसरा जो बंदा कहता है कि भाई मैं हार गया, उस हार को एक्सेप्ट करने की भी कोई साइन है क्या? उसका बॉडी लैंग्वेज है? वो ज़मीन में बैठ जाएगा, जैसे 4 पैर पे खड़े होते हैं, फिर वो ज़मीन में लेट जाता है, बिल्कुल पूंछ सीधी कर लेगा, पीछे अच्छा, दोनों हाथ और ये दोनों पैर उसके आगे हो जाएंगे, चरण स्पर्श। हाँ, वैसा लीजिए, वो कर देगा कि भैया गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, छोड़ दो। तो वो 2 मिनट तक उसको देखेगा, फिर वो मैंने बताया कुछ उसको सबक सिखाएगा करके, और दोनों वाह करके उठते हैं फिर, और वो चला जाएगा। ये धीरे से फिर ये सिचुएशन भी आने से पहले दोनों के बीच में स्ट्रगल होता है, संघर्ष तो होता है, क्योंकि कोई भी एनिमल ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मानेगा कि भाई मैं हार जाऊंगा। नहीं, है ना। हम इंसान जैसे हमें पता है कि मैं खली से नहीं लड़ सकता हूँ, या यहाँ पे ऑफिस में भी आपको पता है कि पता नहीं मैं आप लड़ेंगे कौन जीतेगा मुझे नहीं पता, बट हमें पता होता है यार ये हट्टा कट्टा इसे नहीं लड़ पाऊंगा। तो टाइगर्स को भी पता होता है, जानवर को भी पता होता है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। कोशिश कई बार जोश में कर देंगे आप, जिससे आप नितिन ठाकुर से लड़ेंगे तो आपको तो हराइए देगा, तो नितिन आपको हरा देंगे ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी लड़ने की कोशिश जोश में आके कर बैठेंगे, फिर सॉरी बोल के निकलना पड़ता है, और ज़्यादा है तो आपको मार के खा जाएगा। अरे बाप रे। तो वो वाली सिचुएशन होती है टाइगर्स में, हर टेरिटोरियल उसमें एनिमल में होती है। अच्छा, एक जिक्र और आ रहा था एक नाम का जो आप बताते जा रहे थे, तो मैंने उस वक्त नहीं टोका क्योंकि कहानी का फ्लो टूटता है। ये आपने नाम लिया था कुटप्पन साहब का। ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि आप पहले भी इनका एक बार जिक्र कर रहे थे, इनके बारे में बताइए। क्या लेजेंडरी आदमी थे ये, महावत और एक कमाल के इंसान। मतलब इनका जो पूरा जीवन था, जिंदगी, वो हाथी के साथ ही गुजरा। हाथी मेरे साथी अगर फिल्म बनाई जाए तो मैं कुटुंबम साहब के साथ बनाना चाहूँगा। क्या बात है। इनके हाथी थे वनराज, जिन पे मैं बैठा था। उस समय जो हाथी थे उनके पास दूसरे थे, बाद में इनको वनराज दिया गया। कुटुंबन एक बहुत ही जंगल को समझने वाले, हाथी को बहुत अच्छे से समझने वाले एक महावत हैं। अब रिटायर हो गए हैं वो, और शायद मुझे नहीं पता, काफ़ी सालों से मेरी बात भी नहीं हुई है कि वो कहाँ हैं। तो उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था एक टाइम में कि जो बेस्ट पिक्चर खींचे जाते थे, बड़े बड़े BBC, नेशनल ज्योग्राफी, वो कुटप्पन साहब के खींचे हुए पिक्चर्स होते थे। क्या बात है। उस ज़माने में उनके पास कैमरा होता था, क्योंकि वो पेट्रोलिंग में जा रहे हैं तो टाइगर को सबसे करीब से देखने का मौका हाथी से मिलता था। आज भी अगर आप सबसे ज़्यादा एलिफेंट राइड पे जाते हैं तो हाथी से जो साइटिंग होता है वो अलग साइटिंग होती है, जिप्सी जो देखते हैं बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास कैमरे होते थे, वो अच्छी पिक्चर्स खींचते थे, तो और टाइगर के बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़ उनका था, पेट्रोलिंग में जाते थे, टाइगर से मिलना उनका तय था। और कमाल के इंसान, मूंछें उनकी बड़ी घनी, और एक सोने की चेन भी वो मोटी से पहनते थे, और पूरे रुआब में रहते थे वो। उनको एक बार मुझे किस्सा याद है कि उनके हाथी का ट्रांसफ़र कर दिया गया था कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। ही सेड कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनका घर वर इतने साल वो बांधवगढ़ में रहे कि एक घर हो जाता है, और वो भी उनके रिटायरमेंट के 2, 4, 5 साल 6 साल रह गए थे शायद। तो उन्होंने कहा नहीं साहब मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। तो उनका एक चारा कटर यानी असिस्टेंट होता है,
हाथी कभी भी अपने ऊपर किसी को नहीं बैठा लेता, वो सिर्फ अपने महावत के कमांड को फॉलो करता है, बाकी किसी को नहीं पहचानता। और वो एक ही होता है आदमी, वो एक ही होता है आजीवन। तो अगर उसका ट्रांसफ़र हुआ तो इसे भी जाना पड़ेगा। इसने मना कर दिया, लेकिन एक जैसे एक ड्राइवर होता है, पायलट होता है, को पायलट होता है, तो ऐसे इनके पास भी एक चारा कटर होता है जो चारा वारा के साथ बनाता बैठ है। के चारा और काट के, हाथी उसको इतना ही अलाउ करता है कि चलो भाई बैठ लो, मेरे लिए खाना ले आओ। ये नहीं कि उसके कमांड वो फॉलो करने लगे एकदम से फुल्ली। तो जंगल वालों ठीक है मत जाओ, हाथी भेज दिया उन्होंने। वो एक यंग से लड़के थे, वो जोश में आया कि हाँ हाँ आई विल हैंडल, मैं जी संभाल लूँगा हाथी को। वो जब हाथी गया उसने चारा कटर को ही मार दिया था। चारा कटर को मार दिया। फिर कुटुम्ब साहब को भेजा गया कि जाइए संभालिए, हाथी पगला गया है, क्योंकि हाथी किसी की नहीं सुनेगा ना। फिर कुटुम्ब गए उसको संभाल के। तो कुटुम्ब बहुत ही लेजेंडरी भी थे, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो काफ़ी सारी बातें हुई। और तब मैंने पूछा था कि हाथी और महावत की रिश्ते कैसे होते हैं। तो मुझे जाके पता चला कि एक बार आपने हाथी को ट्रेंड कर दिया तो फिर वो आपके साथ तो बीवी को तो आप तलाक दे सकते हैं, पीछा छूट सकता है, हाथी को नहीं। वो आजीवन आपके साथ जुड़ा और आप कहीं नहीं जा सकते। अगर हाथी हीट पे आ गया है, मद में जिसको हम बोलते आ गया है, उस समय तो पागल हो जाता है। इनफैक्ट उस समय वो महावत को भी कम ही पहचानता है, क्योंकि गुस्से में होता है, सिक्कड़ से बांध दिया जाता है। तो खाना देना वो महावत का ही काम है, बाकी कोई जाएगा वो मर जाएगा, मार डालेगा वो। पर एक बार आपने ये जिक्र किया था कि जो हाथी और महावत के बीच का जो रिश्ता होता है, इसको डेवलप करने का जो सिस्टम है वो बड़ा क्रूअल्टी से भरा हुआ है। उसमें अब है तो है, अब वैसा सिस्टम है। अब आपको भी बचपन में आपके माँ बाप नहीं पीटा होता तो यहाँ नहीं बैठे होते आप, कहीं कंचे खेल रहे होते, पतंग उड़ा रहे होते। तो हर चीज़ को टेमिंग, हर किसी को ट्रेंड करना ही होता। हम भी ट्रेंड होकर के यहाँ पे बैठे हैं, तो हाथी का वही ट्रेंड करने का तरीका है। अब आप सोचो कि इतना बड़ा हाथी, उसके सर पे एक आदमी, हम जैसे जो इंसान सब बैठा गिरा हुआ है धरती का, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी कोई उसके सामने हैसियत, हाथी अगर हल्का से भी पैर रख दो तो उसका पेट फट जाए, भेजा फट जाए। उसके सर पे बैठ के बोलते चलो ये करो, चलो वो करो, सब कर रहा है। इंसान इतना जहरीला चीज़ है कि हाथी तक को न बख्शा है। तो हाथी भी उसको उतना प्यार करता है। अगर महावत हाथी बैठा है तो आप समझ लीजिए वो बोफोर्स तोप पे बैठा है, आप उसको कुछ नहीं उखाड़ सकते। बिल्कुल। अगर कोई उस पर हमला करेगा महावत पे वो मार डालेगा। तो दोस्ती हाथी भी निभाते हैं। और उनके कुछ लोग कहते हैं 32 लैंग्वेज होते हैं, कुछ 27, कोई 22। तो मैंने देखा जब हाथी चलाते हैं तो इसलिए जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो एक हाथ से एक पैर से क्लच दबाते हैं, एक से एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो हाथी को भी चलाते हैं, आगे चल रहा, ओ अजीब सा पैर उसको मारेंगे, वो पीछे चलने लगेगा, लेफ़्ट चलो, राइट चलो। वो महावत ही उसको सिखाता है, बताता है और उसी तरीके से चलाता है। ऐसा भी मुझे, हालांकि किंवदंती हो गई या सही मुझे नहीं पता, ऐसा भी कहते हैं कि हाथी के अंदर एक थैली होती है जो पानी पीता है, तो एक थैली में पानी बचा के वो रखता है। ये तो मैंने देखा है इमरजेंसी के लिए। गर्मी में जब उसको बहुत गर्मी में सूंड अंडा डाल के पानी निकाल के अपने ऊपर छींटता है। और अगर महावत, कई बार महावत को प्यास लगती है तो पानी निकाल के वो देता भी। क्या बात है, वाह। और सारे किस्से। और कुटुम्ब साहब के जो हाथी थे वो उनका सामान तक लेने चले जाते थे। बाजार गया, सब्जी उठा कर झोला दे दिया, वो कुटुम्ब आराम से लेटे, सब्जी लेकर के चला गया। अच्छा, छोटा सा ताला इलाका ये लोग जानते थे। तो बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है इनका। अच्छा, एक हमारे साउंड टीम के एक सदस्य हैं सौरभ साहब, उनका एक सवाल है, वो पूछना चाहते हैं आपसे कि हाथी पर गश्त के समय टाइगर के चार्ज करने के कितने चांस होते हैं? सौरभ साहब का सवाल है। हाँ, तो यूजुअली दोनों लोग एक दूसरे को अवॉइड करना पसंद करते हैं, हाथी भी टाइगर भी। लेकिन कई बार होता नहीं कि थोड़ा और आगे चलो, तो जब आगे बढ़ता है तो टाइगर चार्ज कर देता है। टाइगर एक लिमिट तक आपको अलाउ करता है हाथी को, हाथ मत भूलो बस। हाँ, जैसे मैं एक बार कॉर्बेट में था, निसार साहब की हमने बात की थी, जी, जो फूलकली हथनी की बात की थी। तो टाइगर मान लीजिए 3 मीटर 4 मीटर दूरी पे, हाथी वहीं तक, उसके बाद हाथी खुद आगे नहीं बढ़ेगा कि नहीं जाना इसके आगे। और टाइगर भी उसको गुर्राना शुरू कर देगा, इसके आगे नहीं। लेकिन उसके आगे हाथी को आपने अंकुश मार के आगे बढ़ाया ज़बरदस्ती, टाइगर चार्ज कर देता है, फिर कर देगा। और टाइगर चार्ज करता तो हाथी के मुंह तक आता। उसके बाद हाथी महावत के बस में भी नहीं रहता, वो पूंछ उठा के सीधा दौड़ना शुरू कर देता है कि कहाँ फंसवा दिए तुम मुझे। तो चार्ज, हर दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है कि तुम इतना ही आना है जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं।
बाकी टाइगर टाइगर होता है। इतना ना चाहो कि जी निकल जाए। टाइगर किसी से नहीं डरता, ये मैंने देखा। और अब आप देखें इंक्रोचमेंट इतना बढ़ता जा रहा है। आप हरिद्वार में देखेंगे हाथी घूम रहे हैं गलियों में, ठीक है। आप साउथ में चले जाइए, देखिए हाथी घूम रहे हैं। काजीरंगा की तरफ चले, हो क्या रहा है इंक्रोचमेंट। हाथी क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम उनके घर में घुसते थे, बेचारे कहाँ तक भागेंगे भाई। हमने भगा भगा करके उनकी हालत कर दी कि जहाँ न तहाँ हाथी दिख रहे हैं, लेपर्ड घरों में घुस रहे हैं, लायंस जो है रोड पे घूम रहे हैं, टाइगर रोड पे दिख रहे हैं, लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, मजाक बना के रख दिया। हाथी कहते हैं शहर में आ गए, जबकि वो शहर में नहीं आए, हम शहर में गए, हम जंगल में चले गए। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है जब ये खबर हम देखते हैं कि इस कॉलोनी में हाथी घुस आया, लेपर्ड उस घर में घुस को कुत्ते को उठा के ले गया, टाइगर घुस गया कॉलेज में या किसी बाउंड्री में या कहीं। अरे बेवकूफ़ों, हम उनके पूरे जंगल को काट के उनके घर को ख़त्म कर गए, तो वो कहाँ जाएंगे? वो अपने घर में ही रह रहा है साहब, वो अपने घर में घूम रहा, तुम घुसे पड़े हो और ब्लेम कर रहे हो कि ये घुस गया। इंक्रोचमेंट आपने किया है, लेकिन फिर भी उनकी शराफत है। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार की एक वीडियो मैंने देखी कि पूरा हाथियों के घर, 6-7 हाथियों का, गली में से निकल के बेचारे जा रहे, रास्ता खो गए हैं। वो आ रहे थे, उनके रास्ते में आपने इतने घर बना दिए, बेचारे कहाँ जाए। तो वो गली गली से आराम से निकले, इतने शराफत से मैं और आप ना निकलें। और अगर वो चाहते पूरे घर को तहस नहस कर सके, गिरा देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये इंसान से ज़्यादा सिर्फ तो हमारे ये जिनको हम जानवर कहते हैं वो हैं, हम जानवर हैं असली। हम साला सब कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं, अब ब्लेम इन पे डालते जा रहे हैं। आप देखिए ना बर्ड्स की क्या हालत हो गई है। बिल्कुल। अभी आप दिसंबर का महीना चल रहा है, हमने स्वेटर तक नहीं पहना है और हम कहेंगे इस साल तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, सर्दी नहीं पड़ रही। अभी जब गर्मी आएगी, या अल्लाह कितनी गर्मी पड़ रही है, हे भगवान गर्मी से निजात दिला दे। सब हम ख़त्म कर रहे हैं। बर्फ़ देखने को नहीं मिल रहा है, खाली फ्रिज में देखने को मिलेगा आने वाले में, बता रहे हैं आप। वो गोलगप्पा जो खाते हैं, गट्टे क्या बोलते हैं, काला खट्टा, चुस्की ऐसे ही बर्फ़ दिखेगा, गिलास में दिखेगा, फ्रिज में दिखेगा, हकीकत में बर्फ़ कहीं नहीं। और ज़्यादा अफसोसनाक बात ये भी कि इसके लिए काम होता भी नहीं दिख रहा है कि कोई अवेयरनेस हो ज़्यादा। अब आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये हर बार कह रहा हूँ कि हम इतना ज़्यादा विनाश कर चुके हैं, इतना ज़्यादा सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, इसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। इसका एक ही तरीका है, पूरे इंसान को ख़त्म कर दो। हाँ, तभी सब कुछ हो सकता है सही। एसी जहर है पूरे इन्वायरमेंट के लिए। गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ेगी सब तबाह हो जाएगा। पोलर बेयर मैं देखता हूँ, वो बर्फ़ में रहने वाले थे बेचारे, नदियों में रह रहे हैं, बर्फ़ पिघल गया सारा उनका। और आप कह रहे हो कि साहब नहीं, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, पहाड़ काट दो, सड़कें बनाओ, क्योंकि हमें 8 घंटे की जर्नी नहीं 2 घंटे की जर्नी तय करनी है इंसानों को, ताकि हम ऑफिस में लंबी शिफ्ट कर पाएँ। नहीं, घूमने आराम से जा सकें, और घूमने जा सकें। अभी देखिए कितना अच्छा है वो, मुझे अच्छा लग रहा है कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुँची। तो होगा क्या, यहाँ से 50,000 गाड़ी जाएगी एक दिन में, और गाड़ियों में AC चल रहा होगा, वहाँ गर्मी, पहाड़ में गर्मी ही गर्मी, फिर बोलेंगे और आगे पहाड़ में ले चलो, गंगोत्री तक ले चलो, हिमालय में घुसा दो, सब तबाह कर देगा। वही है, बिजनेस, काम, तरक्की। मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं रहता हूँ कि आप अपने आराम के लिए, अरे जाओ ना 8 घंटे का सफ़र तय करके, किसने मना किया है? तब जाएंगे उसमें 100 लोग, आपने कर दिया 2 घंटे का सफ़र, अब जाएंगे 50,000 लोग, आपने सहूलियत दे दी। यही सहूलियत का फ़ायदा उठाते उठाते हम इंसान मतलब अपने ही सहूलियत की चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। जो बर्फ़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, पूरे हिमालय ना पत्थर की तरह दिख रहे हैं, बर्फ़ गायब है, पिक्चरें आ रही हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ये देखिए क्या हो गई। क्यों पोस्ट कर रहे हो भाई? तुम जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए हम पहाड़ को और बाकी चीज़ क्यों वो एक हवा बना रहे हैं कि ये बड़ा गलत हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में बात की जाए। लोगों को मेरा मानना है जो आने वाला पीढ़ी है ना, आने वाली पीढ़ी 1-2, वो न जाने क्या क्या नहीं देख पाएगी। बिल्कुल, मतलब टाइगर वाइगर ठीक है, बट मुझे लगता है कि क्या वो जो बर्ड्स हैं माइग्रेटरी वो देख पाएंगे? मुझे नहीं लगता देख पाएंगे। और सिर्फ ना देख पाना एक अलग बात है, उनके ना होने से जो हमारा इकोसिस्टम बिगड़ेगा, उसके कितने असरात होंगे लोगों पे, वो कितनी। बिल्कुल, बर्ड्स कितना बड़ा काम करती हैं, बहुत जंगल को बसाने में चिड़ियों का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, आपको वो नहीं यार चिड़िया क्या, वो तो अरे भाई वो एक जगह फ्रूट्स खाती हैं, दूसरी जगह वो
फैलाती हैं। हर जीव ज़रूरी है, वेजिटेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो एक एक चिड़िया, एक एक इंसेक्ट ज़रूरी है जंगल के लिए। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ने कहा, और जंगल इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? बिल्कुल। अभी हमारे दिल्ली में कितना दम घुटू 800 और 1000 पे चला गया था। मास्क लगा के घूम रहे हैं लोग, मास्क लगा के घूम मरो। तो ठीक है, इस चर्चा को फिलहाल यहाँ रोकते हैं और हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों के चिट्ठियों की तरफ जो उन्होंने भेजी। यार मैं चिट्ठी के लिए I'm sorry जमशेद भाई, मैं 2-3 एपिसोड से हम लोग चिट्ठियाँ नहीं पढ़ पाए, जमशेद भाई नहीं होते और मैं चिट्ठी इनकी तरह अच्छी नहीं पढ़ सकता, तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा सबसे। और आज चिट्ठियाँ हम ले रहे हैं और जो छूट जाएंगे उनको भी लेते रहेंगे। और हो सकता नहीं अगले हफ्ते हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अपना होगा शेयर। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है कि हमारा एक व्हाट्सएप का अलग ग्रुप होगा जिसमें आप अपनी बात कह सकते हैं, आराम से आप चिट्ठियाँ भेज सकते हैं, जो सुझाव हैं दे सकते हैं और ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। बिल्कुल। तो अगले एपिसोड से बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कोई भी चिट्ठी ना छूटे। कमेंट्स को मैं क्या बताऊं, काम में इतना बिजी रहता हूं, आप जानते हैं जमशेद भाई, प्लीज़ बता दीजिए ना। नहीं, ये बिजी तो बहुत रहते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन ये है कि आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि कितनी मोहब्बतें हैं, आप जवाब भी मिलेगा आपको और हमारे लिए एक प्रोत्साहन होता है। तो कमेंट्स करते रहिए। इस एपिसोड से हम वादा करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियाँ लेंगे, वॉइस मैसेज भेजेंगे, ज़रूर लेंगे। कमेंट्स पे भी मैं कोशिश करूँगा जवाब ज़रूर दूँ, और अब तक की गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और आप देखें, कुछ जो भी आपको उसके बारे में अच्छा बुरा जो कहना हो, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, चाहे छोटा ही कमेंट कीजिए, पर कीजिए ज़रूर, ताकि एक उसमें एंगेजमेंट हो और हमें भी पता चले कि हमें अच्छा लगता है, तब हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में हम जा रहे हैं या नहीं। हाँ, अपना नाम और शहर का नाम लिखिए नीचे, कमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। और चिट्ठियाँ तो आप हमें लिखते रहिए, हम पढ़ेंगे भी। लेकिन एक हमारे चाहने वाले हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। सुनील भाई, जर्सी मिल गई। न्यू जर्सी वाले सुनील भाई की जर्सी हमें मिल गई। अगले नहीं तो अगले एपिसोड में वही वाली जर्सी पहन के अपन बिल्कुल सुनील भाई ने, थैंक यू सो मच। हमने तो प्यार से मांगा, बोला था आपसे, आपने प्यार से भेज दिया और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, मैं घर गया हुआ। तो सुनील भाई माफ़ी चाहूँगा। और कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हैं अपन, अगर आप दूर बैठे हैं न्यू जर्सी से, क्या अब तो कहीं पर भी हो आप। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तोहफे के लिए। शुक्रिया सुनील भाई। और हम वो जैकेट जो भी आपने भेजा है, जो जर्सी है, हम उसे ज़रूर पहन के बैठेंगे और उससे बात करेंगे। और एक दिन न्यू जर्सी भी चलेंगे। हाँ, ये तो है। तो बढ़ते हैं पहली चिट्ठी की तरफ जो भेजी हमें ऋषभ चौरसिया साहब ने। लिखते हैं, नमस्ते खांचा जमशेद भाई, मैं ऋषभ चौरसिया, मंडला मध्य प्रदेश से। आपको मालूम होगा खांचा कि रणथंभौर नेशनल पार्क से बहुत ही दुखद और लापरवाहीपूर्ण सूचना मिली कि रणथंभौर नेशनल पार्क के 75 टाइगर्स में लगभग 25 टाइगर लापता हो गए। इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, पर इतना विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व और उसके प्रबंधन के लिए इतनी बड़ी लापरवाही की जगह नहीं होनी चाहिए। खबरों के मुताबिक ये 25 टाइगर लगभग 1 साल से जंगल में नहीं दिखे हैं और ना ही जंगल में इनके होने का कोई सबूत मिला है। उम्मीद है कि ये लापता टाइगर रणथंभौर नेशनल पार्क में वापस मिल जाएंगे। कृपया आप इस विषय पर अपनी बात रखें। ऋषभ कह रहे हैं। ऋषभ भाई, ये बहुत ही चौंकाने वाला वो था पूरा मामला कि इतने टाइगर गायब हो गए। इस पर इंक्वायरी भी बैठी है, जंगल वाले पे इल्ज़ाम लगे हैं, जो कि सही है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ तो ये भी माना जा रहा है कि पोचिंग हुई है, क्योंकि इतने तादाद में अगर गायब होते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि घर छोड़ के चले गए हैं। लेकिन डोंट वरी, जंगल वाले लगे हैं, आप और हम भी इसमें पूरा अपना सहयोग देंगे और अवेयरनेस फैलाएंगे कि कैसे इनको बचाया। शुक्रिया आपके ख़त के लिए, आपके कंसर्न के लिए। अगली चिट्ठी हमारे सुनील भाई की है। उन्होंने लिखा, प्रिय आसिफ और जमशेद भाई, बहुत उम्मीद से आए थे कूचे में आपके, लेकिन 3 डॉट लगाया और लिखा है कि उम्मीद थी कि आपसे ऑफिस में आके मिल पाऊंगा, लेकिन आप लोगों की अपनी मजबूरियां थी तो मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अभी वो वापस आ रहे हैं, तो फिलहाल मलेशिया गए हुए हैं, तो लौटेंगे वापस तो मुलाकात करेंगे। बिल्कुल सुनील भाई। लिखा है कि अब क्योंकि मैंने आपको जर्सी दे दी है तो प्लीज़ अपने प्रोग्राम्स में मेरा असली नाम मुझे लौटा दीजिए। लिखा है कि एक दिन 3 ताल की बातचीत में कमलेश भाई ने यही अनुमान लगाया था कि गाय लाने पर आपके घर की परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए जर्सी गाय तो नहीं पर पहनने वाली जर्सी ले आया हूँ न्यू जर्सी से। लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि ये जर्सी मेड इन न्यू जर्सी नहीं है। आजकल अमेरिका चाहे बड़े बड़े उपकरण बनाता हो, लेकिन कपड़े अक्सर विदेशों में बनाए हुए ही यहाँ पर मिलते हैं। जैसा मैंने बताया था, जर्सी केवल एक ख़ास बुनाई की कला है जिसका आविष्कार ऐसा कहा जाता है कि सालों पहले इंग्लिश चैनल में जर्सी काउंटी, जिसे ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा माना जाता है, में हुआ था।
मैंने ख़ासकर आप दोनों के लिए प्यूमा ब्रांड की काले रंग की जर्सी ख़रीदी है, क्योंकि अमेरिकी महाद्वीप के शेर खान का नाम प्यूमा ही है। बिल्कुल सही। और ये वाइल्ड कैट कम संख्या में अक्सर वेस्टर्न कोस्ट के जंगलों में पाए जाते हैं। इस जर्सी पर पूमा की इमेजेस का लोगों का इसके जो लोगो है उसका जाल बना हुआ है, और मेरे विचार में शेर खान को प्रस्तुत करने वाले दिग्गजों को किसी शो में पहने हुए देखने पर ये बहुत अप्रिशिएट लगेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और ढेर सारा प्यार। डॉक्टर सुनील कुमार फ्रॉम न्यू जर्सी, अमेरिका। डॉक्टर साहब, जर्सी पहन के हमने शुरू में ही आपका शुक्रिया अदा कर दिया और माफ़ी चाहेंगे नहीं मिल पाए आपसे। और जर्सी वाकई में बहुत प्यारी है, और मैं और जमशेद भाई अगले एपिसोड में उसी को पहन के करेंगे, ये वादा है। आपको ढेर सारा प्यार, और कभी हो सके तो व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे आप मलेशिया से लौट के आ ही रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े नाराज़ हैं, शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए आपका इंतज़ार है। आइए, आपसे मुलाकात करेंगे सर। सुनते रहिए, देखते रहिए शेर खान, आपको बहुत शुक्रिया। आदि यादव साहब लिखते हैं, नमस्ते खानचा, जंगल जिंदाबाद। जमशेद भाई, आपको भी सादर नमस्कार। खानचा, इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जो पल आपके जंगल के तजुर्बों को सुनते हुए बीतता है, निश्चित ही वो आजकल के समय में जीवन के सबसे खूबसूरत फलों में से एक है। पूरे हफ्ते आपकी कहानियों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और शुक्रवार का दिन तो जैसे बीतता ही नहीं है। पूरे दिन आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है, और शाम को जैसे ही 6 बजते हैं, फ़ोन पर यूट्यूब लगाकर आपकी कहानी लगाकर शाम की इवनिंग वॉक पे निकल जाता हूँ। ये अनुभव जो सुकून देता है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। बस एक रिक्वेस्ट है कि जो कहानी को शुक्रवार को रिलीज़ करते हैं, कोशिश कीजिए कि अगर हो सके तो इसे बुधवार या बृहस्पतिवार को रिलीज़ करने की शुरुआत कीजिए। इसका रीज़न ये है कि शनिवार को सुबह सुबह ही 3 ताल का एपिसोड आ जाता है, और जब शुक्रवार की शाम को शेर खान का एपिसोड आता है तो शेर खान के एपिसोड के लिए दर्शकों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, और ये चीज़ शो के व्यूअरशिप को इफेक्ट करती है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि अगर शेर खान को 1-2 दिन पहले रिलीज़ किया जाएगा तो व्यूवर्स को इसे देखने का पर्याप्त समय मिलेगा, और शेर खान के व्यूअरशिप में भी इजाफा होगा। अभी आपसे कहने के लिए कोई और शब्द नहीं खोज पा रहा हूँ। हो सके तो एक बार मेरी धर्म पत्नी जागृति का नाम ले लीजिए, उन्हें खुशी होगी। संगम से प्रयागराज से आपका आदि यादव। यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जागृति जी को मेरा नमस्कार बोलिएगा, सुना दीजिएगा कि शेर खान ने उनको नमस्ते बोला है। और ये जो आपका सुझाव है, इस पे हम ज़रूर, ये वाकई अच्छा सुझाव है। मुझे भी लग रहा है कि ये 6 बजे कई बार लेट हो जाता है, तो 8 बजे जाता है, और अगले ही दिन वो 3 ताल आ जाता है। बिल्कुल अच्छा सुझाव है। तो कोशिश करेंगे कि इसका टाइमिंग चेंज कर दें। बाकी आप जैसे लोग हैं तो सुनते रहिए सर, और जागृति जी को भी सुनाइए, और उनको थैंक यू बोलिएगा कि आप दोनों लोग सुन रहे हैं। और प्रयागराज तो मैं आता ही रहता हूँ, किसी दिन आऊँगा तो ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगा। थैंक यू सो मच सर। रवि सिंह साहब लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद। खानचा और जमशेद सिद्दीकी सर, मैं रवि सिंह बैंगलोर से। आप दोनों को मेरा प्रणाम। आप दोनों स्वस्थ रहो, यही कामना है। आज के एपिसोड काले हिरन के ऊपर है। ये पुराना चिट्ठी है, कई चिट्ठियाँ पुरानी हमने जो नहीं पढ़ी। हाँ, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, और आपके बताने का अंदाज़ ऐसा लगता है जैसे कि हम आपके साथ ही बैठे हैं और ब्लैक बग के बारे में सोच रहे हैं। जब लास्ट में आपने मेरे ख़त को सिलेक्ट किया और मेरा नाम लिया तो मैं तो धन्य हो गया। सर, एक बार बजरंग टाइगर किशनपुर वाइल्ड सेंचुरी में जो था उसके बारे में भी बताइए। आप दोनों इसी तरह किस्से सुनाते रहिए, जंगल दिलों में जगाते रहिए। इनका नाम है रवि सिंह। रवि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेंगलोर से आप हमें सुन रहे हैं, और बजरंग पे भी ज़रूर बात करेंगे। यार, चक्कर क्या है ना कि अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और मतलब मैं सोच रहा था मैं जमशेद भाई की कुछ एपिसोड जो हैं रैंडम टॉपिक्स को उठाया जाए, और बजरंग पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आप कभी भी इधर आएँ दिल्ली की तरफ तो कॉर्बेट, रणथंभौर, इनको भी घूमिए। आपको तब पता चलेगा बजरंग नहीं, यहाँ पे कई बजरंग बली और हैं जो घूम रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सो मच। सुनते रहिए और लोगों को भी सुनाइए। शेर खां, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा व्यूज़ हमारे कम आ रहे हैं, बट अपने कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 आदमी भी सुनेंगे तो चलेगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जो सुन रहे हैं इसको शेयर कीजिए प्लीज़, वरना ऑफिस का प्रेशर आने लगता है, नंबर नहीं आ रहे हैं तो फिर हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुने, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ इसको। थैंक यू सो मच सर। नेचर इंथुसियास्ट हैं, उन्होंने इस नाम से लिखा है, जंगल जिंदाबाद सर। मैं शरद प्रसाद प्रजापति, मैं हमेशा से IFS ऑफिसर बनना चाहता था, क्योंकि मुझे
जंगल बहुत पसंद है, पर यूपीएससी एक रोड़ा है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन मैं अपनी वाइल्ड लाइफ नॉलेज हमेशा से बढ़ाता हूँ नेट जियो, डिस्कवरी और दूसरी डॉक्यूमेंट्री से। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं चंद्रपुर से हूँ, यहाँ तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है। कभी आए हो आप तो यहाँ की भी कोई स्टोरी शेयर कीजिए। थैंक यू जमशेद भैया और खांचा। जंगल अमर रहे, जंगल जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ की इन्होंने बात की आप साहब ने, चंद्रपुर, हाँ, ये नक्सली बेल्ट भी होता है, बट यहाँ पे आप बाबा साहब आमटे, क्या उनका, मैं वहाँ गया हुआ हूँ बिल्कुल, और उनका जो पूरा मतलब उन्होंने जो काम किया उनको कंट्रीब्यूशन है। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बड़े इंसान है वो। उनके बेटे डॉक्टर, लेकिन पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। तो कभी आप वहाँ जाएँ तो उनसे ज़रूर मुलाकात कीजिए। और यस, उस पर भी हम तडोबा पे भी बात करेंगे। वहाँ की टाइग्रेस जो थी 3 बच्चों वाली, वो बहुत ज़्यादा दिखती थी। और ब्लैक रोड पे हम बात करेंगे। तडोबा अपने आप में इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा, जल्दी हम उसको पेश करेंगे आपके लिए सर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शरद प्रसाद साहब। अगला जो ख़त है वो द अब्दुल रज़ाक साहब का है। अंग्रेज़ी में लिखा है, डियर खांचा, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। माय नेम इज़ अब्दुल रज़ाक एंड आई एम राइटिंग to you from Chitradurg, Karnataka. I wanted to take a moment to express my admiration for your YouTube show, Sher Khan. I am truly captivated by the way you narrate your experiences and stories of the jungle. Listening to your podcast late at night in the silence is a mesmerizing experience for me. As a fellow wildlife enthusiast, I have noticed that there has been limited discussion about the jungles of South India on your show. I have had the pleasure of visiting Bandipur, Annamalai and Valparai forests frequently, and I believe that the rich biodiversity and the majestic tigers of the regions would make for fascinating content. I would be thrilled to hear more about the jungles and tigers of South India in your future episodes. Your insights and storytelling would undoubtedly bring these incredible landscapes to life for many of your listeners. Thank you for your time, and I look forward to your continued वंडरफुल वर्क। अब्दुल रज़ाक। बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब। मेरा साउथ में एक्सपीरियंस बहुत कम रहा है, लेकिन बांदीपुर में गया हुआ हूँ। इनफैक्ट वहाँ पे मैंने पहला वाइल्ड डॉग जो था जी, वो बांदीपुर में ही देखा था। तो जो है, मैं वहाँ का थोड़ा बहुत ही है, बहुत मतलब 6-8 साल में मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया वाइल्ड लाइफ पे, लेकिन 1-2 किस्से हैं, 1-2 जंगल के, जो मैं ज़रूर पेश करूँगा। कभी करते हैं एपिसोड। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत है, मुझे पता है पूरा साउथ का जंगल, लेकिन मैं इधर इतना व्यस्त हो गया, इतना बिजी हो गया कि नहीं जा पाया। और फिर वाइल्ड लाइफ छोड़ के इस मीडिया में बहुत बड़ा होराइजन है वाइल्ड लाइफ का। आप कहाँ तक कवर करेंगे? आप सबको ज़िंदगी बीत जाएगी, आप कवर नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अब्दुल रज़ाक साहब। अगली चिट्ठी है डॉक्टर आशीष गुप्ता की। लिखते हैं, खांचा और जमशेद भाई को नमस्कार। शेर खान के पिछले एपिसोड में मेरी चिट्ठी शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी खुशी कैसे बयान करूं। खांचा, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिन पहले बांधवगढ़ में एक साथ 10 जंगली हाथियों की असमय मृत्यु हुई है, जिसको लेकर पूरे शासकीय प्रशासकीय महकमे में बहुत बवाल मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स पढ़कर लगता है कि कहीं ना कहीं मामले पर लीपापोती की जा रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुद्दे पर आप अपने विचार ज़रूर साझा करें। बाकी खानचा को सुनना एक नशा सा हो गया है। शुक्रवार को शेर खान के एपिसोड आने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। शेर खान से शुरू हुआ सफ़र अब 3 ताल की ओर चल पड़ा है और ये नशा अब उतरने वाला नहीं है। बाकी जमशेद भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पत्र थोड़ा बड़ा लिखने के लिए माफ़ी की गुजारिश है। जंगल जिंदाबाद। आपका अपना डॉक्टर आशीष गुप्ता, जबलपुर। बहुत शुक्रिया आशीष भाई। और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी और इंक्वायरी चल रही है। और यकीन मानिए, बांधवगढ़ इस मामले में मध्य प्रदेश प्रशासन जो है बहुत सख्त रहता है। मैंने कई बार देखा है। और जो जिनकी ये गलती है उनको सज़ा तो मिलेगी। बिल्कुल। तो आप बेफिक्र रहें सर, और हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शेर खान सुनने के लिए। इसे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार में सुनाइए। ये कंटेंट ऐसा है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जंगल के बारे में जाने, उनका लगाव जंगल की तरफ बढ़े। करेक्ट। हमारा ये एक मिशन है, कह सकते हैं, जिसको हम चला रहे हैं। तो आप लोग की सहायता की हमें पूरी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। अंकिता अग्निहोत्री लिखती हैं, जंगल जिंदाबाद खांचा जमशेद भाई। मेरा नाम अंकिता अग्निहोत्री है। मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, नोएडा में जॉब करती हूँ और शाहजहाँपुर यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे दोस्त देवव्रत ने मुझे शेर खान और 3 ताल रिकमेंड किए थे।
मुझे भी कुछ साल नैनीताल के जंगलों में रहने का और बाघ देखने का सौभाग्य मिला है। मैंने भी अपने दोस्तों को जंगल के किस्से सुनाए हैं, तभी उन्होंने मुझे शेर खान रेकमेंड किया और कहा कि अंकिता तो देखना, तुझे बहुत पसंद आएगा। एक दिन मैंने सारे एपिसोड सुन लिए और लगता है कि ये सब आँखों के सामने हो रहा है। खांचा, आपकी स्टोरी सुनाने का तरीका लाजवाब है, और जमशेद भाई आपकी आवाज़ के तो क्या ही कहने, ऑफिस में ईयरफोन्स लगा कर आपके किस्से सुनती हैं और ऐसा लगता है कि कॉन्क्रीट जंगल में जंगलों के किस्से और सैर करके आ रहे हैं। सुकून मिल जाता है आपके किस्से सुनकर। खांचा, पॉडकास्ट सुनने के बाद एक अलग ही खुशी मिलती है। कल शॉप पे गई तो 2 अंकल बात कर रहे थे कि कल थर्सडे है, कल आएगा खांचा का नया एपिसोड, साथ में देखेंगे। मैं भी आपकी तरह ही एक जंगल प्रेमी हूँ। जंगल की ये कहानियाँ घर घर तक पहुँच रही हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। खांचा और जमशेद भाई, आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। आपके सहयोग के लिए दिल से शुक्रिया, और मैं भी जंगल के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? अंकिता। थैंक यू अंकिता, आपके इस हौसला अफजाई के लिए। और देवव्रत हमारे साथी थे, हमारे साथ काम करते थे, तो थैंक यू देवव्रत टू। और आप यहाँ रहती हैं नोएडा में, कभी भी ऑफिस आ जाइए, यहाँ पे हम जमशेद भाई रहते हैं। और रह गया शुरुआत कहाँ से करें, यार जंगल हर जगह है, मतलब ये इंसानी जंगल छोड़ दो तो बाकी सब जंगल ही जंगल, अच्छे जंगल हैं। तो कुछ नहीं करना है, अगर आप ओखला बर्ड सेंचुरी ही चली जाइए, अब वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मतलब एक नई दुनिया देखने को मिलती है। बाकी आप खुद जंगल जाती रहती हैं। और पर्यावरण की बचाव तो आप जहाँ रहते हैं वहीं से कर सकते हैं, वहीं से कर सकते हैं। 4 जंगल आदमी को शिक्षित कर दीजिए, जंगल जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल 4 आदमी को पर्यावरण के बारे में बताइए, समझाइए कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं कि हम IFS या जंगल में नौकरी करते हुए जंगल को बचा लें, हम बाहर रह के भी जंगल को बचा सकते हैं। तो आप जैसे लोगों को सच में बहुत ज़रूरत है, इस एनवायरनमेंट को, इस पूरी दुनिया को। थैंक यू सो मच, और अपने इस हौसला को और अपने इस मिशन को आप भी पूरा करते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका अंकिता। अगली चिट्ठी है गगन तलरेजा साहब की। लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद। ये मेरा तीसरा पत्र है शेर खान को, और मेरे पिछले दोनों पत्रों को शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खानचा रहेजा जी के साथ आपका लेटेस्ट एपिसोड सुना, बहुत ही उम्दा कहानी और अनुभव लगे। जिस सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, उसके बारे में गूगल पर ढूंढकर पढ़ा भी, उनका बहुत दिलचस्प और सराहनीय है वो। जब भी मौका मिले आप उन्हें दोबारा ज़रूर बुलाएं, उनको सुनने में बड़ा आनंद आया। अभी हाल ही में रणथंभौर से 25 बाघों के गुम होने की खबर मीडिया के ज़रिए सुनी। शायद अभी भी उनका पता नहीं चला है, उम्मीद करता हूँ वो सुरक्षित होंगे। इस मामले पर आपके विचार क्या हैं वो भी बताएं। पिछले ख़त की तरह ही इस बार भी जंगल से जुड़ी एक फ़िल्म रिकमेंडेशन। हाल ही में द वाइल्ड रोबोट नाम की एक एनिमेटेड फिल्म देखने का मौका मिला, और जंगल के जानवरों के बीच कहीं से इंसानों द्वारा बनाया गया एक रोबोट आकर गिरता है, और फिर वो रोबोट जंगल में कैसे परिचित होता है और कैसे सभी जानवरों से उसके संबंध बदलते हैं, इस विषय पर एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। सभी लोग ज़रूर देखें, द वाइल्ड रोबोट। सादर, गगन तलरेजा साहब। थैंक यू गगन साहब। वाइल्ड रोबोट मैंने नहीं देखी है, बट आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा, ज़रूर देखूँ। और रणथंभौर वाले मसले पे इंक्वायरी जारी है, और बहुत जल्दी कुछ नतीजे सामने आएंगे और वजह पता चलेगी कि ऐसा क्यों हुआ है। और आपकी तीसरी चिट्ठी है, चौथी लिखिए, 5वीं लिखिए, लिखते रहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी चिट्ठी के लिए। ध्रुव कुमार साहब ने चिट्ठी लिखी है, और बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी जो है वो हाथ से लिखकर भेजी है और अपनी राइटिंग में लिखी है। लिखा है कि आसिफ जी, मैं भी आपके पैतृक स्थान सोनभद्र के बगल वाले ज़िले वाराणसी का निवासी हूँ। मैंने अपनी विश्वविद्यालय में जाकर कारपेट साहिब की किताबें पढ़ी। छोटी हल्द्वानी के किस्से और आपका रोमांच भरा जीवन बहुत ही प्रभावशाली है। बतौर टाइगर्स के बच्चों की कहानी बहुत प्रभावशाली है। मैंने अपने दोस्तों के साथ आपकी प्लेलिस्ट शेयर की है और वो भी आपके फ़ैन हो चुके हैं। ध्रुव कुमार, BHU का एक छात्र। ध्रुव कुमार, थैंक यू गुरु। ध्रुव यार, कारपेट साहब जब तुमने बोला ना तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। लोग कॉर्बेट साहब बुलाते हैं, लेकिन वो मिनी कॉर्बेट जो थे ठाकुर जोशी साहब, वो बुलाते थे कारपेट साहब। हालांकि उस ज़माने में लोग कारपेट साहब ही उनको बुलाते थे। थैंक यू कि आपने प्लेलिस्ट शेयर किया, और महादेव की नगरी है, सही है, तो वहाँ से अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मेरा हौसला जो है दुगना हमारा और जमशेद भाई का हो जाता है। सुनते रहो गुरु, और फैला दो एकदम इसको। थैंक यू सो मच। चैतन्य रावत साहब ने एक चिट्ठी भेजी है और साथ में एक तस्वीर भी भेजी, उनकी अपनी क्लिक की हुई है शायद। तो
लिखते हैं, डियर आसिफ जी एंड जमशेद जी, आई होप यू बोथ आर डूइंग वेल. दिस इज चैतन्य रावत फ्रॉम जयपुर. फर्स्ट आई वुड लाइक टू congratulate you on the success of your amazing podcast. It's truly refreshing to see a wildlife focused podcast, and I have really connected with the stories you share. Given my own love for wildlife since childhood. Although I am primarily in the export business, I spend much of my free time in the wilderness, indulging in wildlife photography and videography. During the pandemic, I became more technically skilled with my camera, exploring Jaipur's forest, especially Jhalana, a unique urban jungle rich in leopard. full of leopards. You can find some of my work through this picture. मैंने ये पिक्चर देखी इनकी और काफ़ी अच्छी पिक्चर्स हैं इनकी. और आप साहब जो बता रहे हैं कि कोरोना टाइम में इन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक, सही टाइम, तो कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया. उस बहाने आपने कैमरा टेक्निक सीख लिया और आप अच्छी फ़ोटोग्राफी करते रहिए, पिक्चर्स हमें भी भेजते रहिए. और झलाना की जो बात कर रहे हैं जमशेद भाई, कभी मौका लगे तो जाइएगा. अच्छा, बेहतरीन लेपर्ड साइटिंग होती है. मैं 2-3 बार गया हुआ हूँ. तो बहुत शुक्रिया सर आपका. बहुत शुक्रिया. और तस्वीरें मैंने आपको मेल कर दी, वो लग जाएंगी उसमें. वो मैंने देखी, आपने दिखाई थी. ठीक है. अगली चिट्ठी है सुखदीप सिंह साहब की. लिखते हैं कनाडा से. वाह. नॉर्थ बे कनाडा से लिखते हैं, नमस्ते आप दोनों को. मेरा नाम सुखदीप है. मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास बरही का रहने वाला हूँ. बचपन से वाइल्ड लाइफ को बहुत करीब से देखा है. इतना ज़्यादा खिंचाव है वाइल्ड लाइफ का कि मुझे किसी मूवी से ज़्यादा इंतज़ार वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ का रहता है. फ़िलहाल मैं कनाडा में रह रहा हूँ. सिंह सुनकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ट्रक ड्राइवर हूँ और कनाडा में भी वाइल्ड लाइफ को ढूंढता रहता हूँ. अभी समर ख़त्म हुआ है तो सारी समर हाईवे के किनारे मूस, डियर, ब्लैक डियर दिखते रहते हैं. बहुत गर्व से बता रहा हूँ कि पिछले हफ्ते ही एक ब्लैक बियर और उसके 3 बच्चों को रोड पर देखा और फिर ट्रैफिक को धीरे करा के उन्हें रोड पार कराया. आपका पॉडकास्ट मेरा वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ के बीच का इंतज़ार जल्दी पूरा कर देता है. एक सवाल था खांचा से कि वन रक्षकों को इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक क्यों नहीं देते अपने बचाव के लिए? कोई कारण है या बजट की प्रॉब्लम है? पहली बार लिखा है आपको, आपसे रेगुलर लिखूंगा. धन्यवाद. सुखदीप सिंह पूछ रहे हैं. सुखदीप साहब कितने किस्मत. मूस जो इन्होंने बात की, बहुत ही मुझे बहुत प्यारे लगते हैं. मैंने कभी आंखों से, मतलब असलियत में नहीं देखा है, पिक्चर और वीडियोज़ में देखे हैं. और जो इन्होंने ये बात कही कि उन्होंने भालू और उनके बच्चों को रास्ते दिले, कमाल का आपने अच्छा काम किया और ऐसे ही काम करते रहे. आप तो वहाँ पे भी देख ही रहे हैं सर. अब ये जो आपने बात की कि उनको करंट वाला डंडा दे दो टाइप से, अब ये जंगलात वाले ही समझें, बट मेरा मानना है कि नहीं देना चाहिए. इसकी वजह है, यूजुअली नहीं होता है, मतलब आप देखो वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं. अब वो आप दे देंगे ज़बरदस्ती, मतलब हो सकता है कि किसी जानवर को उन्होंने ऐसे ही परेशान. मेरा मानना है जंगल को जंगल की तरह रहने दो यार. क्यों उनको अब धीरे धीरे फिर लोग बोलेंगे बंदूक ही दे दो. करेक्ट. पोचर्स के लिए मैं मानता हूँ कि बंदूक देना चाहिए, लेकिन जानवरों को किसी तरीके से परेशानी ना हो उसकी पूरी कोशिश इनकी होनी चाहिए. बट एनीवे, आपके सुझाव हैं. मैं अभी जंगलात वालों से मिलूँगा तो ज़रूर एक बार आपकी बात को रखूँगा. थैंक यू सो मच सर. तो बढ़ते हैं अब कमेंट्स की तरफ. और जो हमारा पिछला एपिसोड था जिसमें रहीजा साहब आए थे जी, उन्होंने अपनी तजुर्बे हमारे साथ शेयर किए थे. उस एपिसोड में बहुत सारे कमेंट्स हैं जो लोगों ने बहुत पसंद किए. उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स को पढ़ते हैं. और इनमें वैभव श्रीवास्तव साहब ने कहा है कि व्हाट एन इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन. इस देश में बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों का होना. आनंद मार्कम साहब कहते हैं कि लोग मिलेनियर बिलेनियर बनना चाहते हैं. मैं बस इतना सक्षम होना चाहता हूं कि प्राकृतिक पर्यावरण, जीव जंतुओं के संरक्षण की दिशा में रहेजा साहब जैसा योगदान कर सकूं. बहुत शुक्रिया सर. वो एपिसोड में रहेजा साहब आए, वाकई में वो काबिले तारीफ़ इंसान हैं. और जो आपने बात कही, मेरा भी यही ख्वाब है कि मैं इतना कर सकूं कि कुछ ना कुछ, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही सही वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ कर सकूं जैसा कि वो करते हैं. बहुत शुक्रिया सर. हिना लिखती हैं कि जंगल जिंदाबाद. रहेजा साहब, आपने जंगल के लिए जितना किया उसका अगर 1% भी हम कर लें तो मनुष्य योनि में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा. आपको मेरा सलाम. आप जैसे और भी बहुत से लोगों की ज़रूरत है हमारे देश और दुनिया के जंगल और जंगल के जानवरों को. गॉड ब्लेस यू. बहुत सही बात लिखी हिना जी. थैंक यू सो मच. सोनू लिखते हैं, जंगल ज़ोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद. शुक्रवार का इंतज़ार ख़त्म हुआ. थैंक यू सोनू जी.
नेचर लवर्स हैं, वो लिखते हैं खानचा सर जंगल जिंदाबाद, जमशेद भाई जंगल जिंदाबाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 2 पैर वाला जानवर इंसान क्या करने पे तुला है। ख़त्म करने पे खुद को, दुनिया को। गज्जू भाई लिख रहे हैं ये। गज्जू भाई बिल्कुल सही लिख रहे हो, ये तुला हुआ खुद की ज़िंदगी को तबाह करने में लगे रहने दो। कितना लगा रहेगा, एक दिन सब खत्म कर देगा, टेंशन न लो। समृद्धि मिश्र लिखती हैं, बहुत खूबसूरत जंगल की बातें, क्या बात सर जी, खान सर जिंदाबाद, रहेजा सब भी जिंदाबाद, और तभी हमारा टाइगर भी जिंदाबाद है। मेरा फेवरेट जंगल कॉर्बेट है सर, आप लोगों की बातों से बहुत जानकारी मिलती है, समृद्धि कहती हैं। थैंक यू समृद्धि जी। आदर्श कुमार कहते हैं, आपके पॉडकास्ट दिल को छू जाता है, जानवरों के साथ बहुत अत्याचार होता है, जिस तरह मदारी, भालू, बंदर, सांप आदि के साथ खिलवाड़ करते हैं वो वाकई बहुत दुखद है। प्लीज़ इसके बारे में भी बात करें। और भालुओं पर एक पॉडकास्ट के लिए कहा गया है, पहले भी एक बार इस पर रिक्वेस्ट आई है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो इस पे काफ़ी रोक लग गया, अब सर्कस में यह मदारी वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, और इसके लिए क्रेडिट जाता है मेनका गांधी जी को, जिन्होंने ये कहा था कि अब सर्कस में आप जाएंगे तो आपको नहीं दिखेंगे भालू, टाइगर या मदारी जो बीच में सड़कों पे करते तमाशा दिखाते हैं, बंद हो गया। लेकिन असली मदारी तो हम हैं, जो यहाँ बैठ के खुराफात सोचते रहते हैं कि कैसे उनको परेशान किया जाए। बट सबका हिसाब भी होगा ना, वक्त सबका हिसाब कर देगा। थैंक यू सो मच सर। वीरज भिमानी साहब लिखते हैं, नवीन रहेजा सर, हैट्स ऑफ टू योर एक्सपीरियंस एंड वेरी थैंक्स टू keep us updated and motivated on personal life lessons and on jungle adventures. Raheja sir, please throw some light on lion behavior and adventures from your experience. God bless, stay fit and fine, keep up the good work. जंगल जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, जंगल जिंदाबाद। So बहुत सारे कमेंट्स हैं, लोगों ने बहुत मोहब्बतें दी हैं। जो दूसरा एपिसोड था जिसमें अभी मैं नहीं था और इसमें सुनील साहब आए थे, तो उस एपिसोड्स के कमेंट भी पढ़ लेते हैं, ताकि उसमें जिन लोगों ने अपनी बातें लिखी हैं उनको भी हम शामिल कर सकें। गौरव जोशी साहब कहते हैं कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सुनील सर, ही लुक्स वेरी रिस्पेक्टफुल एंड पैशनेट टुवर्ड हिज वर्क एंड हिज लव टुवर्ड जंगल इज सीन व्हेन ही स्पीक्स विद अथॉरिटी एंड गस्टो ओवर लैंड इंक्रोचमेंट एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इशूज़। थैंक यू खानचा फॉर अमेजिंग एपिसोड एंड जमशेद भाई को मिस किया जा रहा है, जंगल जिंदाबाद। देखिए जमशेद भाई आ चुके हैं। सुनील साहब वाकई में काबिल तारीफ़ इंसान है, उन्होंने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अपनी वाले टाइम पे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। फिर ये जो लेपर्ड वाला कॉन्फ्लिक्ट है जी, SGNP का, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे लोग आते रहेंगे, हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की, अपने शो में भी, अपने समाज में भी। मनु कह रहे हैं, यू गाइस आर द हिडन हीरोज सर, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू एंड योर टीम। देवव्रत साहब कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉडकास्ट लाइए बहुत सी कहानियों के साथ। स्वाति कह रही हैं, बहुत ही बढ़िया रहा एपिसोड। दिनेश कुमार बोल रहे हैं, वंडरफुल प्रोग्राम, थैंक यू। वसुदेव कहते हैं, टाइगर अवनी की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। विजय साहब कहते हैं, जंगल जिंदाबाद। संकल सुनील सर ने मुंबई नेशनल पार्क के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सतीश कुमार कह रहे हैं, खानचा आई लव यू टू। अनिल साहब कहते हैं, जंगल जिंदाबाद। और पूजा पाल जी ने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं। थैंक यू पूजा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं कि रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स वेरी गुड आइडिया। वो लिमई साहब ने बोला था। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। सही है। और लिमई साहब का नाम लिख के बहुत सारे लोगों ने दिल बनाया है, थैंक यू। उन्हें दोबारा शामिल किए जाने की रिक्वेस्ट भी है। विजय कहते हैं कि कूनों पर भी कुछ बनाया जाए। हाँ, कूनो इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अब चीते भी हैं और उससे पहले की भी कहानी है। बहुत जल्दी हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में हम कूनो पालपुर पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार कहते हैं, जंगल जिंदाबाद। सागर पाटिल भी कहते हैं, जंगल जिंदाबाद। और होल्ड माई बियर सन, ये एक आईडी है, और लिखते हैं कि खानचा पता नहीं क्यों आपसे कुछ अलग तरह का लगाव हो गया है। नाम से पता चल रहा है कि क्यों लगाव हुआ है। और शेर खान और 3 ताल सुनते सुनते कभी मौका मिला तो पक्का आपसे मिलूंगा। आपका 1 घंटे का टाइम लूँगा, आपसे बात करूँगा। प्लीज़ मतलब बैठना है आपके साथ इनको। बिल्कुल आइए, अच्छी कॉफ़ी पियेंगे सर। हाँ,
दिनेश कुमार लिखते हैं, सैडली इंक्रोचमेंट इज़ अ बिग इशू एंड वी आर डिप्राइविंग देम ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ये सारे कमेंट्स हैं। थैंक यू तो सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों की इन सारी मोहब्बतों के लिए, कमेंट्स के लिए। कमेंट्स करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं, उसे सराह रहे हैं। हम देखिए वो नहीं कहते हेलो गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम घंटी इतना दबा कहते दीजिए। हैं ये आपका शो है, आप इसको आगे बढ़ाइए। और बहुत शुक्रिया आप लोगों के खत और कमेंट्स के लिए। और जैसा कि हमने वादा किया है कि अगली बार से हमारी पूरी कोशिश रहेगी सारे खत, सारे कमेंट्स को हम पढ़ें। एक नया ग्रुप जमशेद भाई बना देंगे अगले हफ्ते से, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आप वॉइस नोट भेजिए। वॉइस नोट तो हमारे लिए और अच्छा होता है क्योंकि सुनने में मज़ा आता है हमें। और आपकी कोई कहानी हो तो वो भी हमसे शेयर कीजिए, या आप चाहते हैं आपकी कोई कहानी मैं पढ़ूं, छोटी कहानी जो मैं शेर खां के अलावा ऐसे ही पढ़ दिया करूँगा, वो आप मुझे भेज सकते हैं, मुझे जमशेद भाई को। बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है कि हम आपकी छोटी कहानी हो, अगर 300-400 वर्ड की, जंगल के एक्सपीरियंस हो, और वो जेन्युइन होने चाहिए आपके, बिल्कुल। तो मैं उसे पढ़ करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत की और काफ़ी उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। हाँ बिल्कुल पसंद आएगी, मुझे भी बड़ा मज़ा आया आपसे कहानियाँ सुन के। थैंक यू सो मच जमशेद भाई, वरना तो आप नाराज़ हो जाते हैं मुझसे। तो हम लोग फिर लौटेंगे, और तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।